हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत सा चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, इसी को हम लोग करने वाले हैं, यानी कि पूरा थ्योरी को पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि ये इंग्लिश मीडियम में होगा या हिंदी मीडियम में। दोस्तों देखिए, बायोलॉजी का जो मैक्सिमम वर्ड है वो इंग्लिश मीडियम में ही है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, समझने के लिए उसको हिंदी आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको समझ में ज्यादा हिंदी में ही आएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर देखिए ये होगा बिल्कुल हिंदी मीडियम में। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों के लिए बेसिकली नोट तैयार किया हूँ। अब आपको ये नहीं देखना है कि नोट देखिए कॉपी में है या फिर किस में, नहीं। आप एक बार समझिए, आप एक बार जब वीडियो को देखेंगे, खास करके फर्स्ट वीडियो है, अगर दोस्तों आप इसको देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा किस तरह से पढ़ाई होती है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या आपको समझ में आता है या नहीं आता है, वो तो आप लोग ही कमेंट करेंगे, लेकिन पहले आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम का। तो चाहे आप कोई भी मीडियम से हो, आपको यहाँ पर फुल्ली समझ में आने वाला है। हिंदी मीडियम का बात करूं तो आप लोग जो है अगर इंग्लिश में भी इस तरह से लिख सकते हैं डेफिनेशन में। अगर आपको रिप्रोडक्शन पूछ दिया तो आप इस तरह से लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हिंदी मीडियम को लेना बहुत जरूरी है, हिंदी में समझाना बहुत जरूरी है। लेकिन आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। तो दोस्तों, क्लास 12 बायोलॉजी का ये फर्स्ट लेक्चर है, पहला वीडियो है, जिसका नाम है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है दोस्तों रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जीवों में प्रजनन एवं विकास। ठीक है, दोनों मीडियम आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पूरा थ्योरी को पढ़ेंगे। थ्योरी इन द सेंस कि साइंस को पहले समझेंगे कि क्या है रिप्रोडक्शन, क्या है डेवलपमेंट। इस चैप्टर में जो जो उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि स्टेट बोर्ड में खास करके स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, उसके बाद दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, फिर सेट वगैरह जो जो हम लोग बोले हैं सिलेबस में वो करेंगे। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट का थ्योरी यानी कि चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट इन ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीवों में प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन, और डेवलपमेंट मतलब विकास। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन जो है वो दो वर्ड से बना हुआ, एक री और ये प्रोडक्शन। री मतलब क्या होता है, अगेन, दोबारा। ठीक है, जैसे कि रीडू, अंडू और एक रीडू होता है। तो रीडू को दोस्तों करेंगे तो इसका मतलब क्या है, दोबारा कीजिए। तो एक है रीडू और एक है यहाँ पर अंडू। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है वो दो वर्ड की मेल से बना हुआ है। एक है दोस्तों आपका री और एक है प्रोडक्शन। री मतलब होता है अगेन यानी कि पुनः, दोबारा, और दोस्तों प्रोडक्शन मतलब होता है पैदावार, उपजाऊ, पैदा करना। तो यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी के लैंग्वेज में समझेंगे टू बर्थ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, टू बर्थ ऑफ स्प्रिंग यानी कि डेफिनेशन भी है, अपने समान संतान, प्रत्येक जीवों से अपने समान संतान अर्थात ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है, जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोई भी इंसान हो, जैसे मेढक है, वो मेढक को ही प्रजनन यानी कि जन्म देगा। इंसान है तो वो इंसान को ही देगा, मेल फीमेल वो अलग चीज है, लेकिन वो इंसान को ही जन्म देगा। अब कोई इंसान जो है वो कोई जानवर को जन्म नहीं देगा, या फिर कोई जानवर कोई इंसान को जन्म नहीं देगा। तो यहाँ पर सिंपली कह रहा है, यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी के लैंग्वेज में समझेंगे प्रोडक्शन का जो मतलब है वो है कि अपने समान संतान यानी कि जो वो है उसी को पैदावार करे, उसी को पैदा करे। तो जीवों से अपने समान संतान अर्थात ऑफ स्ट्रिंग उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है, जिसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया, री मतलब अगेन और प्रोडक्शन मतलब टू बर्थ ऑफ स्प्रिंग। इंग्लिश में हम लोग समझेंगे टू बर्थ ऑफ स्प्रिंग, या फिर उत्पादन, उपजाऊ, कुछ भी आप प्रोडक्शन मतलब समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रजनन जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहला है कि हम लोगों को आखिर रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, इसका दोस्तों आखिर हम लोगों को जरूरत क्या पड़ा, क्या जरूरत था रिप्रोडक्शन का। आप लोग थोड़ा सा सोचिए, एक मिनट वीडियो को पॉज करके सोचिए कि रिप्रोडक्शन का हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ा। रिप्रोडक्शन मतलब क्या, प्रजनन। तो हम लोग रिप्रोडक्शन बोलेंगे, ज्यादा अच्छा लगता है। इंग्लिश भी हमको लगता है हिंदी मीडियम वाले छात्रों को भी इंग्लिश सुनने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप बताइए आखिर हम लोगों को रिप्रोडक्शन का जरूरत क्यों पड़ा। टू कंटिन्यू द रेस ऑन अर्थ मतलब क्या हुआ। देखिए दोस्तों, आप शादी किए, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, आपके माता पिता शादी किए हैं, तो कोई वो चाहेगा कि वो बच्चा पैदा ना करे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपका जो प्रॉपर्टी है, जैसे किसी किसी को देखे होंगे किसी का बच्चा वगैरह नहीं होता है, तो देखिए वो सोचता है आप जो कमाए, जो अर्न किए, किसके लिए कर रहे हैं, ये कमा के क्या कीजिएगा। ठीक है, तो टू कंटिन्यू द रेस ऑन अर्थ यानी कि रेस मतलब ये नहीं कि कौन 10 बच्चा पैदा किया, कौन 2 बच्चा, कौन 3 बच्चा, नहीं।
रेस मतलब हुआ कि हम जैसे हुए, हम मियाँ बीवी हैं तो मेरा भी कोई संतान हो, मेरा भी बेटा हो, बेटी हो, और जो मेरा प्रॉपर्टी है वो अब वो संभाले, जो मेरा बिजनेस है वो संभाले। तो ये कंटिन्यू रेस चलने वाला है, ठीक है। तो टू कंटिन्यू द रेस ऑन अर्थ, बिल्कुल संतान के बाद संतान, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी पीढ़ी पीढ़ी, तो आने वाला संतान। तो पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन का जरूरत हम लोगों को इसलिए पड़ा ताकि टू कंटिन्यू द रेस ऑन अर्थ, मतलब हम लोगों का जो संतान है वो लगातार आता रहे, हम लोगों का जो बिजनेस है वो संभलता रहे। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा ना हो, हम लोगों का कोई पीढ़ी ना हो, दर पीढ़ी ना हो, यानी कि हम लोग यहीं से खत्म हो जाए। कोई ऐसा चाहेगा? नहीं चाहेगा। वो शादी क्यों करता है? क्योंकि भाई वो हो, ठीक है। अब देखिए, तो इसी दे पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि टू कंट्रोल द रेस ऑन अर्थ। अगर आप इस पर लिखना चाहे डेफिनेशन तो आराम से 2 पेज भर सकते हैं, मुझे इतना उम्मीद है। अब देखिए, बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का जो है प्रकार। तो दोस्तों प्रजनन का जो है वो 2 प्रकार होता है, एक को कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल, सेक्सुअल। असेक्सुअल का हिंदी होता है अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन ये असेक्सुअल का हिंदी होता है, और सेक्सुअल का दोस्तों हिंदी होता है, वो होता है लैंगिक प्रजनन, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग कलर को डीप कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, एक सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 2 प्रकार होता है, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अलैंगिक प्रजनन के बारे में, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर असेक्सुअल ए का मतलब बेसिकली क्या होगा? नोट होगा। मैं सारा चीज को लिख दिया हूं ताकि आप लोगों को जल्दी जल्द समझ में आ जाए, ठीक है। आप लोग का टाइम बिल्कुल ले लेंगे। तो दोस्तों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन, जहां पर ए का मतलब जो है वो नोट होता है और सेक्स का मतलब मेल और फीमेल होता है। जो कि हम लोग जानते हैं, कभी कभी आप फॉर्म भरते होंगे तो वहां पर लिखा हुआ आता है सेक्स, खास करके बैंक का। तो सेक्स में आपको क्या देना है? या तो एम या फिर एफ, तो मेल और फीमेल। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक प्रजनन, ए का मतलब होता है नोट और सेक्स का मतलब होता है मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ अलैंगिक प्रजनन। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नए संतान उत्पन्न करने की विधि है, ठीक है। क्या है? नए संतान उत्पन्न करने की विधि है जिसमें मेल एवं फीमेल की भागीदारी कभी नहीं होती है। मतलब असेक्सुअल जो प्रोडक्शन है, एक प्रक्रिया है, वो एक विधि है जिसमें जो है मेल और फीमेल की भागीदारी नहीं होती है असेक्सुअल में, क्योंकि यहाँ पर पहले लिख दिया है अलैंगिक प्रजनन। यहाँ पर कोई मेल फीमेल वाली बात नहीं है, असेक्सुअल है, ये मतलब नोट नहीं, सेक्सुअल का कोई बात नहीं है यहाँ पर प्रजनन में, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नए संतान उत्पन्न करने की एक विधि है, प्रक्रिया है, जिसमें मेल और फीमेल की भागीदारी कदापि नहीं है। यहाँ पर कदापि वर्ड को ध्यान से देखिए, बिल्कुल नहीं होती है। अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ। पहले डेफिनेशन हम लोग समझ गए कि एक प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर मेल और फीमेल का भागीदारी बिल्कुल नहीं है। अब उसका लाभ को पढ़ते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ क्या है? तो दोस्तों सबसे पहला जो लाभ है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतः किस पर होता है? मोनोपोरेंटल होती है। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतः मोनोपोरेंटल होती है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये इंग्लिश है, इसका हिंदी क्या होगा? तो दोस्तों इसको हिंदी में भी हम लोग मोनोपोरेंटल ही कहते हैं, ठीक है। आप लोग को हिंदी में अगर लिखना चाहते हो तो मोनोपोरेंटल, या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन में सामान्यतः मोनोपोरेंटल होती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन सामान्यतः मोनोपोरेंटल होती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतः अपोमिक्सिस कहलाता है, क्योंकि इसमें उत्पन्न संतानों में माता पिता के गुणों का मिक्सिंग नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेल और फीमेल का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं होता है, क्योंकि ए का मतलब ही होता है नोट। तो यहाँ पर भी पूछ रहा है वही कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक अपोमिक्सिस कहलाता है। अपोमिक्सिस मतलब हिंदी में भी वही अपोमिक्सिस होता है। तो इस प्रक्रिया को जो है हम लोग अपोमिक्सिस कहते हैं, क्योंकि इसमें माता और पिता का गुणों का कोई भी मिक्सिंग नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको अपोमिक्सिस कहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि अपोमिक्सिस क्यों कहते हैं, ठीक है, या फिर अपोमिक्सिस क्या है, तो आप सिंपली कह सकते हैं एक प्रक्रिया है, सामान्यतः अपोमिक्सिस कहलाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें माता पिता का जो संतानों की उत्पत्ति में कोई भागीदारी नहीं होता है, उसका गुणों का कोई मिक्सिंग नहीं होता है, ठीक है, कोई मिश्रित नहीं होता है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न सभी संतान आपस में पूर्णतः सामान्य होते हैं, इसलिए इसे सम्मिलित कण से क्लोन कहा जाता है। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उत्पन्न सभी संतान आपस में पूर्णतः समान होते हैं। मतलब कि इसके द्वारा जो भी बच्चे आते हैं, जो भी संतान आते हैं, वो आपस में समान होते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल, एक जैसे देखने वाले, एक जैसे शकल के, ठीक है। इसलिए इसके सम्मिलित का कण से क्लोन कहा जाता है, इसलिए इसको क्लोन भी कहा जाता है। क्योंकि क्लोन मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि आप अगर पेटीएम को ले लेते हैं, पेटीएम ऐप का नाम है, ठीक है, पेटीएम को ले लीजिएगा, उसका जब क्लोन बनाइएगा तो पेटीएम का क्लोन पेटीएम की जैसा होगा, उसमें सारा फंक्शन सेम होगा, बिल्कुल जो पेटीएम के अंदर होगा वही पेटीएम के अंदर ही होगा, यानी कि क्लोन के अंदर ही होगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग समझ सकते हैं, यानी कि एक जैसे चीज को, एक जैसे दिखने वाले
वाले चीज को हम लोग कलोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न सभी संतान आपस में पूर्णतः समान होता है, बिल्कुल सेम होता है, इसलिए इस सम्मिलित कण से हम लोग कलोन कहते हैं, इसको हम लोग कलोन कहते हैं। और कलोन की इकाई को रैमेट यूनिट कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। कलोन की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कलोन की इकाई को कहते हैं रैमेट यूनिट। रैमेट यूनिट, RAMET यूनिट। ठीक है, थोड़ा सा कलर को बदल देते हैं। आप लोग बताइए, ग्रीन कलर को एक बार लेके देखते हैं, हमको लग रहा है ज्यादा मजा आएगा ग्रीन कलर में। ठीक है, तो देखिए, हाँ शायद, तो देखिए कलोन की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? रैमेट यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रैमेट यूनिट। ठीक है, तो कलोन की इकाई को हम लोग रैमेट यूनिट कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपका है, एक सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल मिटोसिस। यहाँ पर ध्यान से देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल मिटोसिस समसूत्री, जिसको हम लोग मिटोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? समसूत्री कोशिका विभाजन ही होती है, जिसको हम लोग मियोसिस अर्धसूत्री कदापि नहीं कहते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको कह रहा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल मिटोसिस होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन ही होता है, मतलब समसूत्री ही होता है, मियोसिस अर्धसूत्री बिल्कुल नहीं होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल क्या होता है? मिटोसिस होता है, मतलब समसूत्री होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन में कहां पर होता है? कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन ही होता है, लेकिन मियोसिस अर्धसूत्री कदापि नहीं होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ दे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? समसूत्री होता है या फिर अर्धसूत्री होता है, तो दोस्तों आपको ऑप्शन में टिक करना है समसूत्री। ठीक है, समसूत्री, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं मिटोसिस, और अर्धसूत्री नहीं होता है। अगर क्वेश्चन पूछते क्या नहीं होता है, तो मियोसिस नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देखिए रेड रोज है, एक ए है, बी है, सी है, डी है, तो एक अपस्थानिक है। मतलब क्या है दोस्तों? जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडवेंटिटियोस रूट। ये क्या स्पेलिंग है? ADVENTITIAUS। ठीक है, तो एडवेंटिटियस रूट। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली देखिए, ये बिल्कुल सेम है, ये थोड़ा छोटा लेकिन वो भी सेम है, ये थोड़ा छोटा वो भी सेम है, ये भी थोड़ा लेकिन वो भी सेम है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जड़ जो है, रूट जो है दोस्तों, पहले इतना बड़ा है, उसका संतान पैदा हुआ, उसका संतान पैदा हुआ, उसका संतान पैदा हुआ, तो दोस्तों बिल्कुल ये एक जैसे दिखने वाले हैं। ठीक है, ये किसका है दोस्तों? ये रोज का बेसिकली एग्जांपल लिया गया है। यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोज का एग्जांपल को लिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका संतान जो है बिल्कुल सेम दिखता है। ठीक है, यहाँ पर मेल फीमेल का कोई जिक्र नहीं, माता पिता का कोई भूमिका नहीं होता, लेकिन इसका संतान सेम दिखता है। इसके लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? कलोन कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया? इसका ये पिता समझ लीजिए या फिर माता समझ लीजिए, उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा। ठीक है, इस तरह से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पौधे में अलैंगिक प्रजनन। अब आ जाते हैं हम लोग पौधे में। ठीक है, पौधे में अलैंगिक प्रजनन। तो पौधे में अलैंगिक प्रजनन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो पौधे में अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्या होता है? तो देखिए समझते हैं यहाँ पर। एंजियोस्पर्म प्लांट, फ्लोरिंग प्लांट, पुष्पीय पादप। तो एंजियोस्पर्म प्लांट को हम लोग हिंदी में कहते हैं पुष्पीय पादप, फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है, एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लोरिंग प्लांट आता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं पौधे में अलैंगिक प्रजनन, यानी कि प्लांट के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको पढ़ेंगे। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोरिंग प्लांट, हिंदी में उसको कहते हैं पुष्पीय पादप। और एंजियोस्पर्म के अंदर आता है आपका रूट, यानी कि जर्म, स्टेम जिसको तना, लीफ मतलब पत्ता, फ्लावर मतलब फूल, फ्रूट मतलब फल, सीड मतलब बीज। ठीक है, आपको हिंदी समझ में आ रहा है ना? तो एंजियोस्पर्म के अंदर क्या आता है? जड़ आता है, तना आता है, लीफ पत्ते आते हैं, फ्लावर फूल आते हैं, फ्रूट फल आते हैं, सीड बीज आती है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म के अंदर ये सब चीज आता है। आपको अगर पूछ दे कि एंजियोस्पर्म के अंदर क्या क्या आता है, या फिर रूट किसके अंदर आता है, स्टेम किसके अंदर आता है, तो दोस्तों पुष्पीय पादप के अंदर आता है, यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर आता है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन एंजियोस्पर्म इन प्लांट इन पूर्णिया। ठीक है, तो पूर्णिमा, तो दोस्तों कॉमन जो है ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए है। दतूरा, चाइना रोज, रोज मस्टर्ड, मैंगो, सबसे जटिल एवं सबसे विकसित पौधा का समूह है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन एंजियोस्पर्म का लिया गया है, मतलब कि दतूरा, चाइना रोज, रोज मस्टर्ड, मैंगो, ये बिल्कुल कॉमन है। इसका सबसे ज्यादा हम लोग जो ये सबका नाम जानते हैं। पहला का नाम क्या है? दतूरा, दूसरा का नाम है चाइना रोज, तीसरा का नाम है रोज मस्ट, और चौथा का नाम है मस्टर्ड, और पांचवा का नाम है मैंगो। ठीक है, तो ये जो है कॉमन एंजियोस्पर्म है, जो कि पूर्णिया में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे पूर्णिया लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए एंजियोस्पर्म सबसे जटिल एवं सबसे विकसित पौधा का समूह है। ठीक है, एंजियोस्पर्म सबसे जटिल एवं सबसे विकसित पौधा का समूह है, जिसकी उत्पत्ति मेसोजोइक एरा में, जिसको हम लोग कहते हैं जुरासिक पीरियड के एंड में हुआ, तथा सोएनजोइक, यहाँ पर देखिए सोएनोजोइक एरा एंजियोस्पर्म पौधे में गोल्डन पीरियड कहा जाता है।
दोस्तों देखिए, आप लोग जो जो इंग्लिश देख रहे हैं ना, तो इंग्लिश यहाँ पर इसलिए लिखा गया है ताकि इसका हिंदी भी वही मेजोइक होता है, ठीक है, मेसोजोइक ही होता है। आपको बिल्कुल टेंशन ले लेना, अगर हम लोग इसको हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसे मेसोजोइक, या फिर इसको भी ऐसे लिखते हैं मेसोजोइक, ठीक है। तो इसको बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन ले लेना। तो एंजियोस्पर्म सबसे जटिल और सबसे विकसित पौधा का समूह है, क्या है, ग्रुप है। इसको हिंदी में कहते हैं पुष्पीय पात्र, जिसकी उत्पत्ति जो है वो मेसोजोइक एरा में, यानी कि जुरासिक पीरियड के अंत में हुई। किसकी? जुरासिक मेसोजोइक एरा यानी कि जुरासिक पीरियड के एंड में हुई, तथा कोएनोजोइक एरा एंजियोस्पर्म पौधे के गोल्डन पीरियड को कहा जाता है। और कोएनजोइक एरा जो है वो एंजियोस्पर्म पौधे में गोल्डन पीरियड को कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि सबसे जटिल और विकसित पौधा का समूह है जिसका उत्पत्ति मेसोजोइक जुरासिक पीरियड के एंड में हुआ था, तथा सोए, यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िए, सोएनोजोइक एरा एंजियोस्पर्म पौधे में गोल्डन पीरियड को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोएनजोइक एरा। आपको सिर्फ अभी समझना है, देखिए आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, ये वीडियो पॉज करके आपको नोट करना है। जितना चीज है बिल्कुल एक एक चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जो वीवीआई रहेगा मैं वो आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। चैप्टर को खत्म करने के बाद आप नोट करते जाइए, कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठे। ऐसे नहीं कि सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बार बार नहीं बोलेंगे, बस आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। एक एक सब्सक्राइब से हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, बस आप लोगों को क्या करना, वीडियो को, क्योंकि दोस्तों आप है तो हम है, आप लोग रहेंगे तो हम रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सिर्फ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। मतलब अपने दोस्तों इन द सेंस कोई ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, जहां पर भी आपके दोस्त है, एक बार जरूर शेयर कीजिए, एक बार जरूर उसको बताइए। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी होगी। अभी हम लोग बायोलॉजी का शुरू किए हैं, शेड्यूल सबका तैयार हो रहा है, ठीक है। बाद में शेड्यूल भी घोषित कर देंगे किस टाइम पे कौन सी क्लास होगी। तो बायोलॉजी की भी होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, चारों सब्जेक्ट का, और हिंदी इंग्लिश का तो वो तो होगा ही, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन और फुल तैयारी होगी आईएससी की। वैसे अगर आपका आर्ट्स का भी फ्रेंड है, आर्ट्स का, तो आर्ट्स का भी चैनल क्रिएट कर दिया गया, नाम है तनु क्लासेस आर्ट कॉम, ठीक है। तो कोई भी अगर आपका आर्ट्स है, तनु क्लासेस आर्ट कॉम चैनल का नाम है, ARTCOM। तो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तनु क्लासेस आर्ट कॉम, तो वहां पर आर्ट्स की भी तैयारी होती है और ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड हुई है। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग वहां पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आर्ट्स का अगर कोई आपके साथी है तो आप जरूर उसको बताइए कि वहां पर आर्ट्स की भी तैयारी होती है, जिसका नाम है तनु क्लासेस आर्ट कॉम। चैनल को शेयर जरूर कीजिए, और साइंस का स्टूडेंट है तो इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को समझ में आ गया एंजियोस्पर्म। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एंजियोस्पर्म, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सिंपल सा डेफिनेशन हम लोग कहते हैं कि एक जटिल और सबसे विकसित पौधा का समूह है, ठीक है। उसका उत्पत्ति मेसोजोइक एरा, जो कि जुरासिक पीरियड के एंड में हुई थी, और कोएनजोइक एरा, जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म पौधे में गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पौधे में अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। कितने प्रकार है? प्रकार पूछ रहा, पौधे में अलैंगिक यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार। तो एक है आगामोस्पर्मी, इसको हिंदी में वही कहते हैं आगा। यहाँ पर देखिए कोई इसको एज मोस्पर्मी पढ़ता है, जिसको जैसे पढ़ने का माने उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको स्पेलिंग सही से आना चाहिए। साइंस में सिर्फ स्पेलिंग, वैसे स्पेलिंग भी माने नहीं रखता, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चीजें समझ में आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी मीडियम हो, कैसे भी हो, बस समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए पौधे में अलैंगिक प्रजनन के प्रकार आगामोस्पर्मी, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पौधे में अलैंगिक प्रजनन के कई प्रकार है, 3 प्रकार है। आगा मोस्टली यहाँ पर 3 प्रकार के बारे में बात करते हैं, आगामोस्पर्मी, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग वर्गीय प्रजनन भी कहते हैं या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं सबसे VBI इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों बिहार बोर्ड के लिए या फिर कोई अदर स्टेट बोर्ड के लिए भी, क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं वर्गीय प्रजनन कहते हैं इसको, ठीक है। वर्गीय या वही कुछ होगा, लेकिन इंग्लिश समझिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। तो आपको गड़बड़ाना नहीं है, चाहे आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दे दे या फिर प्रोपेगेशन दे दे, दोनों एक ही चीज है। हिंदी में हम लोग एक ही चीज बोलते हैं, वर्गीय प्रजनन। अब देखिए जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक, डेथ तो नेचुरली होती है, तो जब पैदावार हुआ उस समय से लेकर के मरण तक, अंत तक, निधन तक, टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन, अर्थात जीवन अवधि। किसको कहते हैं? जन्म, आज पैदा हुए, जिस दिन मरेंगे, तो इतने बीच के जो टाइम, जितना दिन हम लोगों ने जिया, जितना साल, जितने महीने, जितने टाइम, जितने घंटे, तो उसको हम लोग कहते हैं जीवन अवधि। इंग्लिश में कहते हैं लाइफ स्पैन, जीवन अवधि, लाइफ स्पैन, ठीक है। तो
इसी को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं, ये समझ में आ गया। अब एंजियोस्पर्म प्लांट लाइफ स्पेन, यहाँ पर इसको समझिए थोड़ा प्रकार को, तब फिर आगे बात करते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट को पुष्पीय पादप को दो भागों में बांटा गया। एक है वेजिटेटिव फेज जिसको हम लोग कहते हैं वर्गीय अवस्था, और एक है रिप्रोडक्टिव फेज जिसको हम लोग कहते हैं प्रजनन अवस्था। अब वेजिटेटिव फेज के अंदर आता है आपका वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी कि वेजिटेटिव फेज का वेजिटेटिव पार्ट्स को पढ़ेंगे। वर्गीय प्रजनन आपको समझ में आ गया, वेजिटेटिव का मतलब वर्गीय होता है, ठीक है। तो वर्गीय अवस्था के अंदर हम लोग वर्गीय पार्ट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद जिसमें हम लोग रूट यानी कि जड़, स्टेम, तना, लीफ, पत्ता, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट के सभी पार्ट वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं केवल फ्लावर को छोड़कर। तो पौधे के जितने भी भाग होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं, ठीक है। केवल फ्लावर यानी कि फूल को छोड़कर हम लोग सभी पार्ट को हम लोग वेजिटेटिव कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन फेज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रजनन अवस्था। इसके अंदर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जो कि एग्जाम्पल फ्लावर, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ फ्लावर को छोड़ देंगे तो वेजिटेटिव में सब कुछ पढ़ेंगे, रूट, जड़, तना, पत्ता होता सब पढ़ेंगे, सिर्फ फूल को छोड़ के, फ्लावर को छोड़ के। और रिप्रोडक्टिव फेज प्रजनन अवस्था के अंदर हम लोग फ्लावर को पढ़ेंगे। तो प्लांट्स का फ्लावर केवल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। तो प्लांट्स का फ्लावर जो है, फ्लावर भाग जो है वो सिर्फ उसी को हम लोग रिप्रोडक्टिव कहते हैं। बाकी रूट, स्टेम, लीफ ये सबको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। तो रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव आपको समझ में आ गया। तो एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है, रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और ये वेजिटेटिव आपको 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंजियोस्पर्म को दो भाग में बांटा गया, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर और वेजिटेटिव के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्लांट, स्टेम, लीफ। अब पढ़ेंगे कब, वो बात की बात है, चाहे अभी पढ़ेंगे या फिर हम लोग जब बायोलॉजी ऑनर्स करेंगे, बायो में दो, बॉटनी या फिर एक आ जाता है, बॉटनी आपका जूलॉजी आ जाता है, वो ऑनर्स करेंगे उस समय पढ़ेंगे, या फिर जब भी पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। अब प्लांट के सभी पार्ट वेजिटेटिव कहलाते हैं और प्लांट के फ्लावर को ही हम लोग सिर्फ रिप्रोडक्टिव कहते हैं, और प्लांट के जितने भी भाग है फूल को छोड़कर उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में क्या है डेफिनेशन। तो पौधे के, इसको रेड कलर फिर से करते हैं यार, कलर थोड़ा सही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आपको हमको लगता है वीडियो क्वालिटी पता नहीं कैसी मिली होगी, बट मैं कोशिश करूंगा बेस्ट देने की। क्वालिटी से कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है। तो पौधे के वेजिटेटिव पार्ट अर्थात रूट, स्टेम, लीफ से नए पौधे के रीजनरेशन को ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मॉडर्न डिफिनेशन, आधुनिक परिभाषा के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि सीड के भागीदारी के बिना पौधे के स्पेशल यानी कि विशेष या फिर नॉन स्पेशल वेजिटेटिव पार्ट से नए पौधों रीजनरेशन को ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझें तो पौधे के वेजिटेटिव पार्ट जिसके अंदर क्या आ जाता है, आपका रूट, जड़ आ जाता है, तना आ जाता है, पत्ता आ जाता है, ठीक है। तो इससे जो नए पौधे का निर्माण होता है, रीजनरेशन होता है, निर्माण होता है, उसी को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब है कि रूट के अंदर कोई पौधा निकल गया, स्टेम के अंदर कोई पौधा निकल गया, पत्ते के अंदर कोई निकल गया, या फिर इन तीनों के मिलन से मान लेते सिर्फ रूट से ही कोई पौधा बन गया, या फिर सिर्फ तना से ही कोई पौधा बन गया, या फिर पत्ते के गिरने से ही कोई पौधा बन गया, ठीक है। तो इसी से जो बनता है उसी को हम लोग, जो रीजनरेशन होता है उसी को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वर्गीय प्रजनन, ठीक है। हिंदी देखिए, इंग्लिश आपको ज्यादा मुझे लगता है इजी लगता होगा, मुझे लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो भी लैंग्वेज आपको आती है। देखिए हिंदी वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से आराम से लिख सकते हैं, और इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख सकते हैं, आपको नंबर फुल मिलेगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम कोई उसमें माने नहीं रखता, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दो प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? दो प्रकार होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग पहला भाग को कहते हैं एनबीआर, दूसरा को कहते हैं एवीआर। और आप भी आज से बोलिएगा एनबीआर एवीआर, एनबीआर एवीआर, एवीआर, ठीक है, वी भी बोलते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो एक तो प्रकृति के द्वारा होता है रिप्रोडक्शन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और एक होता है आर्टिफिशियल जो कि मानव द्वारा होता है, इसको हम लोग कहते हैं एवीआर। और नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं एनबीआर। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी बन रही है, मुझे भी मालूम है, लेकिन दोस्तों देखिए बायोलॉजी सिलेबस बहुत बड़ा है, वैसे साइंस आईएससी का सिलेबस ही बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, इसलिए आप लोगों को वीडियो लंबी देखनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि प्राकृतिक वर्गीय प्रजनन के बारे में। एक एक चीज को आप लोग दोस्तों नोट जरूर कीजिएगा, ये मेरा खास रिक्वेस्ट है। आप ये जितना भी पढ़ रहे हैं ना, 2 मिनट में आपका दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है, इसलिए आप नोट करेंगे तभी आपको फिर चीजें समझ में आने लगेगी, और नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। और जब भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करेंगे तो आप इसको रिवाइज करके तभी उसको देखिएगा, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर प्राकृतिक वर्गीय प्रजनन
पौधे के वेजिटेटिव पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं रूट, स्टेम, लीफ, उसके अंदर क्या आता है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि वेजिटेटिव पार्ट के अंदर रूट आता है, स्टेम आता है, लीफ आता है, सिर्फ किसको छोड़कर, फ्लावर को छोड़कर, बाकी सब कुछ आता है। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पौधे के वेजिटेटिव पार्ट जिसके अंदर रूट, स्टेम, तना आते हैं, मैं बिना किसी कृत्रिम तकनीक का उपयोग किए नए पौधे के पुनः उत्पन्न होने की विधि को ही नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा था। समझ में आ गया कि भाई नेचुरल है मतलब क्या है कि कोई आर्टिफिशियल, कोई तकनीक नहीं, कोई चीज का यूज नहीं किया गया, अपने से हो गया। अब जैसे कि एक पेड़ देखेंगे आप, उसका बीज पड़ने से ऑटोमेटिक पेड़ उग जाता है, कोई पानी वगैरह देने की जरूरत नहीं, तो वो क्या नेचुरल है। और कोई कोई होता है क्या, पानी दो, थोड़ा लगाओ, मेहनत करो, सार दो, खाद दो, ये सब चीज दो, तभी वो जो है उपजेगा। ठीक है, तो नेचुरल मतलब ही हुआ प्रकृति, बिल्कुल नेचुरल। तो बिना तकनीक के, बिना कृत्रिम तकनीक का उपयोग किए नए पौधे का पुनः उत्पन्न होने की विधि को, इस विधि को, प्रक्रिया को ही हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। एनबीआर, शॉर्ट फॉर्म में एनबीआर, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको जो है, इसका उदाहरण है बायरूट। तो बहुत पौधों के जड़ से अनुकूल परिस्थिति में नए पौधे का विकास हो जाता है। मतलब जड़ के कारण, सिर्फ जड़ से ही, बहुत पौधा है कि जड़ से ही अनुकूल परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, पौधे का विकास हो जाता है। पानी हो ना हो, सूखा हो, कुछ भी हो, विकास हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो बाय रूट मतलब एक सबसे पहला हो गया आपका बाय रूट, क्योंकि रूट और स्टेम और लीफ वेजिटेटिव पार्ट के अंदर आते हैं, इसलिए। तो बहुत पौधों में जड़ से अनुकूल परिस्थिति में नए पौधे का विकास हो जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्वीट पोटैटो जिसको हम लोग कहते हैं शकरकंद आलू। ठीक है, आपको समझ में आ गया, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्वीट पोटैटो, या फिर एक कहते हैं ये है आपका डी बर्जिया, डेल बर्जिया, डी बर्जिया सिसो, जिसको हम लोग इंडियन में कहते हैं रेडवुड। ठीक है, लाल रेडवुड, इंडियन रेडवुड जिसको हम लोग बोलते हैं। डाई बर्जिया, शायद ये है डाई बर्जिया या डेल बर्जिया, भी याद नहीं आ रहा हमको। तो एग्जाम्पल आपको दे देना है बायरूट, बायरूट के अंदर आता है आपका स्वीट पोटैटो। बाय स्टेम जो कि काफी है, वीवीआई आप लोग को यहाँ पर दिख भी रहा होगा, वीवीआई। ठीक है, तो बाय स्टेम, कुछ पौधे में पौधे के स्टेम अस्थायी रूप से भूमि के अंदर रहते हैं, तो इसे भूमिगत तना कहते हैं। ठीक है, तो पौधे के तना जो है वो पृथ्वी के अंदर, भूमि के अंदर रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमिगत तना कहते हैं। तो बाय स्टेम, तो कुछ पौधे के स्टेम अस्थायी रूप से भूमि के अंदर रहता है, इसलिए भूमिगत तना कहते हैं, और इसके कारण जो है पौधे का विकास हो जाता है। पहले तो जड़ समझिए, उसके बाद तना, क्योंकि वो अंदर जाता है, जैसे कि आलू, यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया होगा, अंडरग्राउंड स्टेम, तो थिक एंड फ्लेसी, मोटा मासल, तो चेंज इन शेप इन साइज, स्टोरेज ऑफ फूड, चेंज इन फंक्शन। उपयुक्त वल्ग स्टेम की वल्ग रूपांतरित तना कहा जाता है, जिसको हम लोग जिंगर, टर्मेरिक, पोटैटो, ऑयल, ओनियन, गार्लिक। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंपली आपको समझ में आने के लिए मैं शॉर्ट में एक बात बोलता हूँ कि देखिए, पौधे के दो भाग होता है, सबसे पहले तो एनबीआर और एबीआर, आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। नेचुरल मतलब क्या है कि नेचुरल खुद ब खुद। ठीक है, अब खुद, क्योंकि वेजिटेटिव के अंदर तीन चीज आता है, एक रूट, स्टेम, लीफ, तीन चीज आता है ना, एक जड़ आता है, एक स्टेम आता है, एक लीफ आता है। तो स्टेम के द्वारा कैसे होता है, तो स्टेम क्योंकि सबसे पहले रूट के द्वारा कैसे होता है, तो क्योंकि रूट जो है जमीन के अंदर होता ही है, और नेचुरल कोई भी परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो, बारिश हो, ठंडा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, कोई भी पौधा उग सकता है आराम से। एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो ले लिया मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट है बाय स्टेम, तना के द्वारा। तो जब तना, जैसे कि आलू आप लोग अगर बोए होंगे, जो भी गांव से बिलोंग करते होंगे, तो आलू जो है, आलू का तना जो है वो अंदर में होता है, आलू जो है वो अंदर में होता है, प्याज जो है वो अंदर में होता है, लहसुन जो है वो अंदर में होता है, यानी कि जमीन के अंदर में होता है, इसलिए वो भी एक नेचुरल प्रकृति है। तो बाय स्टेम यानी कि तना के द्वारा, तो कुछ पौधे के स्टेम अस्थायी रूप से भूमि के अंदर यानी कि जमीन के अंदर रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमिगत तना कहते हैं। जमीन के अंदर रहा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमिगत तना। अब अंडरग्राउंड स्टेम में फ्लेसी होता है, मतलब मोटा भी होता है और फ्लेसी होता है, मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप का, हिलता डुलता है, मुलायम, लूज होता है। ठीक है, चेंज इन शेप एंड साइज, उसका शेप और साइज यानी कि आकार में, शेप और साइज मतलब भी आकार भी बोल सकते हैं, लेकिन साइज मतलब जो ऊंचाई है वो, और शेप मतलब आकार में उसका चेंज आता है। और स्टोरेज ऑफ फूड, चेंज इन फंक्शन, और उसका फूड में यानी कि उसका फंक्शन, कार्य, खाने पीने का जो फूड है, स्टोरेज ऑफ फूड मतलब यहाँ सिंपली ये कह सकते हैं, जो हम लोग फूड ग्रहण करते हैं उसी तरह वो लोग भी जो फूड ग्रहण करता है उसी को कहता है, तो उसका फंक्शन में जो है चेंज आता है, इसलिए उपयुक्त उल्ग स्टेम की उल्ग रूपांतरित तना कहा जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, अदरक, टर्मेरिक, लहसुन, पोटैटो मतलब क्या हो गया, पोटैटो मतलब आलू, ऑनियन मतलब प्याज, गार्लिक मतलब लहसुन, और टर्मेरिक मतलब यहाँ पर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, इंग्लिश में टर्मेरिक कहते हैं, आपको सिंपल में आना चाहिए, तो जिंगर सब कुछ हो गया। तो ये सब चीज जो जमीन के अंदर उत्पन्न होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं बाय स्टेम के द्वारा, यानी कि स्टेम विधि के द्वारा ये सब चीज जो है होता है। ठीक है, तो तना के द्वारा आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, राइजोम भूमि के अंदर हॉरिजॉन्टल अवस्था में रहता है,
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। राइजोम जो है वो भूमि के अंदर, जमीन के अंदर हॉरिजॉन्टल अवस्था में होता है। किसके अंदर? जमीन के अंदर हॉरिजॉन्टल अवस्था में। जिंगर टर्मेनिक, ठीक है। सबसे पहले राइजोम मतलब क्या होता है? भूमि के अंदर हॉरिजॉन्टल अवस्था में रहते हैं। जिंगर टर्मेनिक। चार्म क्या कहता है? तो चार्म जो है वो लार्जेस्ट उल्ग है मॉडिफाइड स्टेम का, भूमि के अंदर वर्टिकल अवस्था में रहता है, ठीक है। जिंगर और टर्मेनिक जो है वो हॉरिजॉन्टल अवस्था में होता है। जिंगर मतलब क्या है? अदरक है शायद, और टर्मेनिक, ये दो चीज है। जिंगर और टर्मेनिक ये हॉरिजॉन्टल अवस्था में होता है, इसको हम लोग राइजोम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्यूबर जो है ऑल, जिसको हम लोग कहते हैं एमोरफेलस, वो जो है वर्टिकल अवस्था में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज। तो जो भी वर्टिकल अवस्था में हो उसको हम लोग कहते हैं चार्ज, और जो दोस्तों ये अवस्था में हो यानी कि हॉरिजॉन्टल अवस्था में हो उसको हम लोग कहते हैं रिजोम। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए ट्यूबर। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी पढ़ाते हैं, वो इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि नॉलेज भी बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग शुरू करेंगे तो ये सब चीज आप लोग को वहाँ पर काम देगा, इसलिए शुरू से आप लोग जरूर पढ़ते जाइए। ये सब चीज सही में फालतू है इस चैप्टर के लिए, ये फालतू, ये कभी पूछा नहीं गया, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि ये सिलेबस में है और क्योंकि आगे ये काम देने वाला है, इसलिए पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो भूमि के अंदर कोई भी नहीं कोई निश्चित पोजीशन होता है, ना ही कोई निश्चित आकार प्रकार होता है, जैसे कि पोटैटो। तो वहां पर जो कोई आकार नहीं होता है कि एक फिक्स 2 इंच का बनना है, 3 इंच का बनना है, कोई बन जाता है 1.5 किलो का, कोई 50 किलो, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो भूमि के अंदर नहीं कोई निश्चित पोजीशन होती है, ना ही कोई निश्चित आकार प्रकार होता है, सिंपल सा बात है। अब यहाँ पर देखिए बल्ब, ओनियन, गार्लिक, टेसी, एडवांटेज रूट, इसके लीफ। तो दोस्तों आज जो है हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं? आज दोस्तों हम लोग फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किए हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखिए दो प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर देखा, एक सेकंड आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए। हम लोगों ने यहाँ पर दो प्रकार देखा, एक वेजिटेटिव फेज, एक रिप्रोडक्शन फेज, ठीक है। दो प्रकार है, एक रिप्रोडक्शन, एक वेजिटेटिव। पहले हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव में। तो वेजिटेटिव में भी दो प्रकार है, आर्टिफिशियल और ये नेचुरल। और आर्टिफिशियल नेचुरल में भी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल। तो आज जो हम लोग नेचुरल को कवर कर चुके हैं, एनवीआर को, कल हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली होगी, अगर आप बाद में देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, शायद आपको लिंक मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो का, या फिर आप वेट कीजिए, वहां पर दोस्तों आपको मिल जाएगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एवीआर के बारे में लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में लोग नेचुरल को कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा क्लास, कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों को चीजें समझ में आई या नहीं, हम क्या इंप्रूव है, क्या कमी है, उसको हम लोग जरूर दूर करेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जो ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, जो आपके दोस्त है प्लीज उसको एक बार शेयर कीजिए, उसको बताइए कि ऐसे भी यहाँ पर तैयारी होती है। क्योंकि दोस्तों आप है तो हमें, आप के लिए हम इतना कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा शेयर कर देना है। और जब भी लेक्चर शुरू हो पिछला रिवाइज करके आना है, कॉपी कलम लेकर के बैठना, पिछला रिवाइज करके तभी आना है, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। वरना आप फिर बाद में कमेंट में बोलेंगे सर ये चीज समझ में नहीं, ये क्या, वो क्या, दिस दैट आप करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 100% मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे, बस आप जुड़ जाइए, बस, और कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।